पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है: पहला 23 वर्ष, दूसरा 22 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष, चौथा 18 वर्ष। जिसका आंसर है चौथा 18 वर्ष। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा सन 2000 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है: स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी के द्वारा। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए सभी माध्यमों द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, जबकि संविधान तथा लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार, यानी संविधान में भी यह व्यवस्था है और लोकसभा की प्रक्रिया नियमों में भी यह दिया हुआ है कि लोकसभा का सत्रावसान तथा विघटन राष्ट्रपति द्वारा होगा, जबकि स्थगन जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, यानी एडहॉक जजेज कब नियुक्त किए जाते हैं? पहला, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। दूसरा, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। तीसरा, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों मतलब मुकदमों में असाधारण वृद्धि होती है। या चौथा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। जिसका सही जवाब है चौथा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेज के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब आवश्यक हो या कोरम में कमी की अवस्था में इनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, तथा जब इनका अपॉइंटमेंट होगा तो इनको वही शक्तियां, अधिकार और विशेषाधिकार दिए जाएंगे जो मौजूद जजों या मौजूद न्यायाधीशों को होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कथन ए, भारत में स्थायी दल व्यवस्था नहीं है। कारण आर, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। जिसके विकल्प दिए गए हैं। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या देता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर है दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अस्थायी दलीय व्यवस्था में शासन कुछ पार्टियों का ही होता है, जैसे चाइना में है। लेकिन भारत में अभी तक स्थायी दलीय प्रणाली विकसित नहीं हुई है। यहाँ हमेशा दल बनते रहते हैं। जैसे अभी भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 9 हो गई है, क्योंकि अभी अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन के उभरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम, मतलब कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर का दल हो जाए कि वह राष्ट्रीय दल के रूप में बन जाए। तो जिसके विकल्प हैं, पहला है 3 राज्यों में, दूसरा है 4 राज्यों में, तीसरा है 5 राज्यों में या चौथा है 7 राज्यों में। जिसका आंसर है दूसरा, 4 राज्यों में। भारत में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, पहली शर्त। दूसरा शर्त,
अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसी आधार पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। अगली शर्त, अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा मतलब लोकसभा की 4 सीटें जीतता है, इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करता है, मतलब वहाँ टोटल वैलिड वोट का 6% उस पार्टी को मिलता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। तो इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर पूरा करता है, कोई भी पार्टी पूरी करती है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, यानी अलग वर्ग में आता है? पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 16, चौथा अनुच्छेद 19। जिसका आंसर है चौथा अनुच्छेद 19। प्रथम 3 संविधान के भाग 3 के अंदर समता के अधिकार, जो समता का अधिकार है उसके अंतर्गत 3 आते हैं, 14, 15 और 16। जबकि आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? पहला अनुच्छेद 249, दूसरा अनुच्छेद 250, तीसरा अनुच्छेद 252, चौथा अनुच्छेद 253। जिसका आंसर है चौथा अनुच्छेद 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से विधि निर्माण करने यानी कानून बनाने की शक्ति जो संसद के पास है वो संविधान के अनुच्छेद 253 से मिलती है उसको। इसके अलावा अनुच्छेद 250 में आपातकाल की घोषणा जब हो जाती है तो जब उस टाइम पे राज्य सूची के विषय जिस पे राज्य कानून बनाता था उस पे संसद जो है कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संरक्षणार्थ राज्य सूची मतलब जो केवल राज्य सूची के लिए बनाने राज्य सूची को ही कानून बनाने के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं उन विषयों पर संसद की शक्ति होती है कि उस पर कानून बना सकता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्य अगर किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाने के लिए संसद को बोलते हैं या संसद से रिक्वेस्ट करते हैं तो संसद संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के धन निधि पर किसका नियंत्रण होता है? पहला महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग का। दूसरा भारत के वित्त मंत्री। तीसरा अधिकृत मंत्री। चौथा उपर्युक्त किसी का नहीं। तो जिसका सही जवाब है चौथा उपर्युक्त किसी का नहीं। भारत की संचित निधि पर भरित व्यय यानी जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाते हैं या खर्च किए जाते हैं उसका नियंत्रण संसद को होता है। संसद उस पर वोटिंग करता है या दोनों सदनों में पास करने के बाद ही उससे पैसा निकालने की अनुमति देता है। ये प्रक्रिया जो है संविधान के अनुच्छेद 266 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला भारत का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा राष्ट्रपति की पूर्व से स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा राष्ट्रपति। चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है तीसरा राष्ट्रपति। भारत का मुख्य न्यायाधीश का अगर पद खाली हो जाता है जैसे वो त्यागपत्र दे दे या अपना कार्य करने में असमर्थ रहे या उस पर महाभियोग चला के उसे हटाया जाए तो इस टाइम पे एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 में दिया गया है। इस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न। लाभ का पद परिभाषित किया गया यानी डिफाइन किया गया है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा।
जिसका आंसर है चौथा, संसद द्वारा, यानी संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। वस्तुतः यह पद संसद सदस्यों तथा विधानमंडलों की सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के अयोग्य होने की स्थिति में निर्धारित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहला BR जाखड़, दूसरा जो है GV मावलंकन, तीसरा है हुकुम सिंह, चौथा KM हेगड़े। जिसका आंसर है दूसरा, GV मावलंकन। भारत में जब से संसदीय व्यवस्था शुरू हुई है तब से लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 18 दिसंबर 1954 को लाया गया था। उस टाइम पे गणेश वासुदेव मावलंकन यानी GV मावलंकन लोकसभा अध्यक्ष थे, जो कि पारित नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। पहला अनुच्छेद 109, दूसरा अनुच्छेद 110, तीसरा अनुच्छेद 111, चौथा अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111 दोनों में। जिसका आंसर है दूसरा, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है, या वहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। इस अनुच्छेद में धन विधेयक के अंतर्गत समाहित होने वाले जो विषय हैं तथा कौन कौन से विषय इसमें शामिल होंगे उसके बारे में बताया गया है, और किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। पहला संविधान द्वारा, दूसरा संसदीय कानून द्वारा, तीसरा सरकारी संकल्प द्वारा, चौथा सरकारी विकास परिषद द्वारा। जिसका आंसर है दूसरा, संसदीय कानून द्वारा। भारत के मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कोई उल्लेख नहीं है। इनका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पे संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत है। पूरे भारत में वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रगत समन्वय को स्थापित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का सभापति होता है तथा क्षेत्रीय परिषद सिर्फ सलाहकारी निकाय है, मतलब इनका रिकमेंडेशन जो भी है वो केवल सलाहकारी रहेगा, उसकी बाध्यता नहीं रहेगी कि केंद्र सरकार उसे माने। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। पहला संवैधानिक प्रावधान है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है। दूसरा संसदीय कानून, तीसरा योजना आयोग की अनुशंसा, चौथा मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। जिसका आंसर है पहला, संवैधानिक प्रावधान है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 263 में इसे गठन करने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में राज्यों के विवादों के समाधान तथा समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रावधान है। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। पहला 23 वर्ष, दूसरा 22 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष, चौथा 18 वर्ष। जिसका आंसर है चौथा 18 वर्ष। भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।